हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का पार्ट 4 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुआन जांग। बौद्ध ग्रंथों का बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराओं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% अधिक आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों, मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोध गया भारतीय राज्य में स्थित है। किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए गए हैं, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है? क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए होते हैं वहीं से बार बार आते हैं, ठीक है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन 44। अब इसका तो आंसर दिखेगा, ठीक है? चलिए, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो इसका सही जवाब है 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता और शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माया, ठीक है? पूरा नाम मायावती देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलियगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोदन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के पश्चात प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रखा है, स्टार लगा रखा है आयोग ने।
तो चलिए, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत के जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं: प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना। इस क्वेश्चन को देखिए आरआरबी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किस में होते हैं? ये बौद्ध धर्म में होते हैं। ठीक है, इसका 148 का ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं: मठ जैसे विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष। प्रार्थना कक्ष किसको? चैत्य को बोलते हैं। एवं स्तंभ। चैत्य क्या है? देखिए, चैत्य एक पूजा, बौद्ध पूजा स्थल है, याद रखिए, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ठीक है। चैत्य क्या है? देखिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट फ्रेम हो जाता है कि बताइए चैत्य क्या है। ऐसे पूछ लेगा विहार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चैत्य पूजा स्थल है तो विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों को पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा व उपदेश देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। अगला है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका में। ये दांत का मंदिर कहाँ पर है? देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांत का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या है, राजधानी थी। ठीक है, वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, बोरोबुडर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में है ये बोरोबुडर बौद्ध मंदिर, ये भी बौद्ध का ही है। बोरोबुडर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलोंग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध मंदिर है, बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में किसने कराया था? शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धम्मेक स्तूप, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए, अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस पारसी या यहूदी धर्म से लिए गए हैं।
तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पारसी धर्म का पहला क्वेश्चन। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। ये जोरो ऑस्ट्रियन भारत का यहूदी धर्म है। ये कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। जोरो ऑस्ट्रियन यानी इसको पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक थे महात्मा जरथुस्त्र। जरथुस्त्र थे, आप ध्यान रखिए। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। कहाँ का? ये ईरान का। अगला क्वेश्चन बताइए। इन नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 एक तरीके से समान है, एक युग्म अलग है। उस अलग युग्म को बताइएगा। तो देखिए इसका अवेस्ता ये जैन धर्म पारसी धर्म से है, वहीं तोरा ये यहूदी धर्म से है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, ठीक है, और मंदिर हिंदू, ठीक। ये तुम्हारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? देखिए, अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, ठीक है। ये जो पारसी धर्म का अवेस्ता हो गया, क्या है ये? ग्रंथ, ग्रंथ है ये। और यहूदी धर्म का क्या हो गया? तोरा। और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। लेकिन हिंदू धर्म का मंदिर एक पूजा स्थल है, न कि ग्रंथ। इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ये अलग है बाकी से, और अलग ही हमारा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन है। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जुरथुस्त्र यानी ईरानी थे ये, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ऑब्वियसली पारसी धर्म का करते हैं। इसका सेकंड सही हो जाएगा। यहूदी नहीं, गलत जवाब, सॉरी, ठीक है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तोरा। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू, और यहूदी धर्म ग्रंथ है तनख, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद सुत्त पिटक का ही एक भाग है। वन 157 के बाद आएगा 158। चलिए अब जो हम डिस्कस करेंगे वो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। राजगृह क्या थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले ये राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। कहां से? राजगृह से पाटलिपुत्र। किसने? उदयन ने। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों का पूजनीय स्थल है। क्या? राजगृह, ठीक है। राजगृह दोनों स्थलों का, कौन? बौद्ध और जैन धर्म का। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी।
राजगृह 5 पहाड़ियों विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से घिरा हुआ है। एक बार और देख लीजिए। राजगृह 5 पहाड़ियों विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कहां पर है ये? चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287-268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसने करवाए थे? अशोक ने करवाए थे। ठीक है, किसने? अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था ये सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे देवनाम प्रिय, किसको? अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात से आहत होकर इसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। किसको? बौद्ध धर्म को। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक भारत में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरनार। ठीक है, गिरनार कहां पर है? आधुनिक गुजरात में है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, शतरंजू और घेला नदियां बहती हैं, घेलो नदियां। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। इसमें देखिए प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, ये आप याद रखिए ज्यादातर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में
पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ अभिलेखों की लिपियां खरोष्टी, आयमेक तथा यूनानी हैं। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णगिरी को। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। यह दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनानी। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यानी यूनान का शासक बन गया। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया, जिसके अर्थात उसके बाद उसने संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत, अराकोसिया जो कंधार का था, पेरोपनिसडाई जो काबुल का, एरिया जो हेरात का, और जेड्रोसिया मकरान तट मिले। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो देखिए आप याद रखिए, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के में। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर से। इससे बना था ये, बलुआ पत्थर से। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रम से पतला होता जाता है। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी को। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध किया। इस लड़ाई को हाइडेस्पिस या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब है अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश के। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप की नींव 249 ईसा पूर्व में रखी थी। किसने रखी थी? अशोक। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ था। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। धमेक स्तूप कहां पर है? ये सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही जवाब है अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगली पितृ तिस्सु के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरोध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटकों तथा सुत्त पिटकों में संकलित किया गया था। एक तो विनय पिटक में और सुत्त पिटक में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत वाला बताना है। तो पहला है, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसोडियन युद्ध कौशल सीख सकें। तो क्या ये सही है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहा है गलत वाला, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो बैरम खां तो अकबर का संरक्षक था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिसने इंड का पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ठीक है, ये अलग है। कौन सा था ये? 174। नेक्स्ट 175। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कलिंग प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरापथ। ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा मैदान के पार
पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में, मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेज काल में 17वीं शताब्दी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त व शांत प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बने। तो कौन से? बौद्ध धर्म के बने। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके ग्रैंडफादर कौन थे? अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के थे और ये बौद्ध धर्म के। ध्यान रखना। माफ कीजिए, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांत प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए। तो उनके गुरु का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्हीं का नाम चाणक्य था और इन्हीं का नाम कौटिल्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, इनका अन्य नाम चाणक्य और कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो इसका सही जवाब होगा राजगीर। उदयन, इसका जो शासनकाल का जो टाइम पीरियड है वो है 461 से 445 ईसा पूर्व। इसके पिता थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के थे। इनकी हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों व जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। जैन धर्मावलंबी शासक था, ये भी जैन धर्म को मानता। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इसमें से इंडिका लिखी है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। हर्षचरित किसने लिखी? ये बाणभट्ट ने। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी में। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला और लगमान के अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिला, स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। इनमें से किस मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लिखित किया था? तो इसका सही जवाब होगा कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक थी अर्थशास्त्र।
जो राजनीति पर बेस्ड थी, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से है। किसका? इंडिका का, विच वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री शामिल थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। उनका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था? तो अशोक। अगला क्वेश्चन, डैश ने धर्म विजय, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, अशोक। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया है। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए, धम्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने डैश युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो कौन सा था? कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है 261 बीसी। ठीक है। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना। तो सही जवाब होगा बिंदुसार, न कि बिंबिसार। बिंबिसार मत लगाते ना, बिंदुसार है। ठीक है, चंद्र बिंदु वाला बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारीसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है।
सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ये किसका था? बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र अशोक का सौतेला भाई था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14। सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उसके अनुसार आचरण पर कर सकें। अशोक महान डैश से संबंधित थे, तो ये थे मौर्य वंश से। महान सम्राट अशोक किस वंश से थे? ठीक है, मौर्य वंश से थे। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के वही क्वेश्चन आता। 195 डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो किसके? मौर्य प्रशासन के बारे में। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास के जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो वो विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनान। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के दरबार रूप में भेजा गया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था, तो इसका सही जवाब होगा रज्जुक। ठीक है, कौन था वो? रज्जुक था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। किस राजा की रानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस किसने? विशाखदत्त ने। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य को बृसल या कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शुंग वंश ने। ठीक है, मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, यानी 112 वर्ष तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अभी आया था, कौन था? बृहद्रथ। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।